मेरी सौतेली बहन पागल थी मगर बहुत ही खूबसूरत थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी जब वह डर कर मेरे कमरे में आ गई। मुझे देखते ही मेरे साथ चिपक गई और कहने लगी, भाई मैं आपके साथ ही सोऊंगी, मुझे बारिश से डर लगता है। मैंने उसे अपने बेड पर सुला लिया, लेकिन उसे अपने इतने करीब देखकर मैं बहक गया। मेरे हाथ अचानक ही उसके दोनों। मैंने पापा की वसीयत कई बार पढ़ी थी, जिसे पढ़कर मेरा खून खौल रहा था। 6 महीने पहले ही मुझे अमेरिका से अचानक इंडिया आना पड़ा था, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। अपने पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब उनके वकील ने मुझे उनकी वसीयत दिखाई तो उसे देखकर मैं गुस्से से लाल हो गया था। मैं अमेरिका में एक होटल में काम करता था। जो भी तनख्वाह मुझे वहां मिलती थी, मैं उनमें से अपनी मामूली से खर्चे के पैसे निकालकर सब इंडिया पापा को भेज देता था। पाई पाई जमा करके और कुछ अपने गांव की जमीन बेचकर मेरे पापा ने मुंबई जैसे शहर में घर और कुछ दुकानें खरीद ली थी। मैं पिछले 10 साल से पैसे भेज रहा था। मैं जब 18 साल का था तभी अमेरिका चला गया था और अब मैं 28 साल का हो चुका था। यूं ही अचानक पापा की मौत का सुनकर वापस आने के लिए मेरी नौकरी छूट गई थी, क्योंकि वो लोग मुझे छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। मैंने सोचा कि जो भी पैसे मैंने घर पर बेचे हैं वो सब के सब मेरे पापा ने मेरे लिए संभाल कर रखे होंगे। इसीलिए मुंबई जाते ही एक छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर कर लूंगा। लेकिन पापा की वसीयत ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। वसीयत में लिखा था कि अमेरिका जाने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने अपनी जमीनों का कुछ हिस्सा बेचकर तुम्हें पैसों का इंतजाम कर दिया था। इसीलिए इस घर और पापा की बाकी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ निशी का हक है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहले ही मिल चुका है जब तुम अमेरिका गए थे। यह पढ़कर मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। वो एक पागल मेरी बहन, जिसका पागल खाने में इलाज चल रहा था, पापा ने कैसे सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलो ये इतनी बड़ी बात भी ना होती अगर प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ही निशी के नाम होता और मैं उस पागल से स्टैम्प पेपर पर साइन करवाकर सब कुछ अपने नाम करवा लेता। मगर साथ में यह भी लिखा था कि पापा की सारी जायदाद वही ले सकता है जो निशी से शादी करेगा और उसे तलाक नहीं देगा, ना ही कभी दूसरी शादी करेगा। मतलब कि मेरी सालों की मेहनत मेरे पापा ने बहती नदी में डाल दी थी। मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। साथ ही जायदाद तो अब करोड़ों तक पहुंच चुकी थी, जो कभी उन्होंने लाखों की खरीदी थी। वसीयत पढ़कर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। भला इस तरह की वसीयत का क्या मकसद था? पापा किसी गैर को कैसे अपनी जायदाद दे सकते थे? चलो मैं निशी की शादी किसी से भी करा देता, तब भी मेरे हाथ कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मुझे तो अपने ही पापा के घर में रहने की इजाजत नहीं थी। इस घर में वही रह सकता था जिसकी शादी निशी से होती। अजीबोगरीब वसीयत के साथ एक खत भी था जो पापा ने मेरे नाम लिखकर छोड़ा था। लेकिन मुझे पापा पर इस कदर गुस्सा आया था कि मैंने वह खत एक दराज में फेंक दिया। पापा का लिखा हुआ आखिरी खत मेरा पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। मुझे पता था जरूर मुझसे विनती की गई होगी कि निशी पागल है, उसे प्रॉपर्टी की जरूरत है। प्रॉपर्टी के लालच में कोई उससे शादी कर लेगा और उसे जिंदगी भर संभालता रहेगा। तुम तो मर्द हो, तुम अपना इंतजाम खुद कर लेना। इसी तरह की बातें पापा ने खत में लिखी होंगी और मेरा दिल बिल्कुल भी पढ़ने का नहीं हुआ। इसीलिए मैंने वो खत दराज में डालकर दराज को बंद कर दिया। दूसरे दिन वह वकील मेरे पास आया और कहने लगा, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। आप इस घर में सिर्फ और सिर्फ निशी की मौजूदगी और उसकी रजामंदी से ही रह सकते हो। मैंने गुस्से और हैरत के मिले जुले भाव से कहा कि वह पागल है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं कि वह अपनी रजामंदी भी बता सके। और फिर मैं उसका भाई हूँ, ये मेरे पापा का घर है। मेरी बात सुनकर वकील कहने लगा कि वसीयत भी आपके पापा की ही बनाई हुई है। आपके पास शाम तक का समय है, या तो निशी को आप वापस इस घर में लेकर आएं, या फिर मैं शाम को आपको इस घर से निकाल कर घर को ताला लगा दूंगा। वकील ये कहकर वहां से चला गया। मेरा जी चाहा अपना सर दीवार पर दे मारूं। निशी की उम्र 25 साल की थी, लेकिन उसकी शक्ल 10 साल के बच्चे की थी। गुस्से में उसे चीज उठा उठाकर फेंकने की भी आदत थी। मैं कैसे उसे इस घर में ले आ सकता था? वह तो मेरे पीछे से मोहल्ले के बच्चों का जीना मुश्किल कर देती थी।
मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन मेरे पास पापा ने दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं दोपहर को निशी को लेने मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया था और डॉक्टर से कहा कि मैं निशी का भाई हूं, उसे वापस ले जाने के लिए आया हूं। डॉक्टर पहले तो राजी नहीं हो रहे थे। डॉक्टर कहने लगे, निशी के फादर ने निशी को यहाँ एडमिट कराया है, हम उनकी रजामंदी के बगैर उसको आपके साथ नहीं जाने दे सकते। मैंने कहा, मैं निशी का भाई हूँ और मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, इसीलिए अब निशी की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी बात सुनकर भी पता नहीं क्यों डॉक्टर निशी को मेरे साथ भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। जब मैंने डॉक्टर को धमकी दी कि आप मुझे मेरी बहन को यहाँ से ले जाने से नहीं रोक सकते, मैं आपकी कंप्लेन करूंगा, तब डॉक्टर थोड़ा लाइन पर आया और वो निशी को मेरे साथ भेजने पर राजी हो गया। डॉक्टर ने मुझसे कुछ कागजात पर साइन करवाए और नर्स से कहा कि निशी को लेकर आओ। कुछ देर बाद एक जवान और बेहद हसीन लड़की हाथ में एक डॉल पकड़े लंबे खुले बालों के साथ खड़ी मुझे टुकुर टुकुर देख रही थी। मैं काफी साल बाद उसे देख रहा था। किसी भी एंगल से वो मुझे पागल नहीं लग रही थी। कोई भी उसके हुस्न को देखकर उससे नजरें हटाना भूल सकता था। पहले भी वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब तो उसमें और भी रंग रूप निखर आया था। डॉक्टर ने कहा कि ये तुम्हारा भाई है और तुम्हें लेने आया है, अब तुम उसके साथ घर पर रहोगी। ये सुनकर ना जाने क्यों उसकी रंगत ही उड़ गई थी। कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं सिर्फ अपने पापा के पास जाऊंगी, मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। पापा के अलावा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, सब मुझे बहुत मारते हैं। मैं कौन सा उसे अपने घर पर लाना चाहता था, मेरी बला से पड़ी रहे इसी मेंटल हॉस्पिटल में। उसे घर ले जाना बस मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैं निशी के पास गया। मैंने कहा, निशी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, देखो गौर से और मुझे पहचानो। मैं तुम्हें पापा के पास ले चलूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें मेरे साथ घर पर चलना होगा। पापा अभी बाहर गए हैं, जब आ जाएंगे तो तुम्हें पापा के पास भी ले जाऊंगा। जब मैंने ऐसे उससे बात की तो वो मुझे गौर से देखने लगी और फिर शायद मैं उसे याद आ गया। वो एकदम से खुशी से उछल गई थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा पंकज भाई हूँ और फिर मैंने जेब से चॉकलेट निकाली, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने कहा, निशी, मेरे साथ चलो, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चॉकलेट हैं, मैं तुम्हें ये सारी दे दूंगा। यह बात सुनकर उसने मेरे हाथ से चॉकलेट ली और मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे सबसे पहले बाजार ले गया, उसके लिए अच्छी अच्छी कई सारी ड्रेसेस खरीदी। वकील के आने से पहले मैं उसका हुलिया कुछ ठीक कर देना चाहता था। वो मेरे साथ बहुत खुश थी। मैंने उसके लिए कुछ अच्छी अच्छी ड्रेस खरीदी, लेकिन जब हम वहां से वापस जाने लगे तो निशी की नजर एक शॉप पर टिक गई। वो कहने लगी कि भाई, मुझे खिलौने दिला दो। वो मुझे पंकज कहने की बजाय भाई कहकर बुलाया करती थी। मैं उसे शॉप पर ले गया। मुझे लगा कि वो एक डॉल खरीदेगी, लेकिन उसने तो बहुत से अलग अलग तरह के खिलौने उठाने शुरू कर दिए। मेरे पास इतने पैसे फिलहाल जेब में नहीं थे। मैंने निशी को बड़े प्यार से कहा, अभी तुम कोई एक डॉल ले लो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लेकर दूंगा। लेकिन वो जिद करने लगी और फिर मुझे निशी पर गुस्सा आने लगा। मैंने उससे सारे खिलौने छीनकर वापस रखकर उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। वे किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी और जोर जोर से रो रही थी। मैं इतनी ही देर में उस पागल लड़की की हरकतें देखकर परेशान हो चुका था। मुझे अपने मरे हुए पापा पर भी गुस्सा आने लगा था। न जाने मुझे कैसी मुसीबत में डालकर चले गए थे। निशी मेरी सौतेली माँ के पहले पति की बेटी थी। मैं 10 साल का था जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी सौतेली माँ जब दुल्हन बनकर इस घर में आई तो अपने साथ एक 7 साल की बच्ची को भी लेकर आई थी, जो देखने में कोई जापानी गुड़िया जैसी लगती थी, लेकिन बावली सी थी। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि निशी तुम्हारी बहन है, इसे आज से अपनी बहन समझना। लेकिन मैंने उसे कह दिया कि ये मेरी बहन नहीं है। मैं कभी भी उसे अपनी बहन नहीं मान सकता था। मुझे सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं लगी थी, ना ही मेरी सौतेली बहन। मैं इन दोनों माँ बेटी से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। स्कूल से आकर खाना खाने के बाद या तो मैं अपने कमरे में चला जाता था या फिर अपने दोस्तों के साथ चला जाता था। रोज का मेरा यही रूटीन होता था। मैं हमेशा दोनों ही माँ बेटी को इग्नोर करता था। मुझे इस निशी नाम की बच्ची से नफरत थी। उस समय और भी ज्यादा महसूस होती थी
जब मेरे पापा मेरे बजाय उससे ज्यादा मोहब्बत करते थे, उसे गोद में उठाकर घूमा करते थे जैसे वो उनकी सगी बेटी हो, और मैं सौतेला। यह सब देखकर मेरा खून खौल उठता था। जब मैंने अपने पापा को इस पागल लड़की से प्यार करते देखा तो मुझे ना जाने क्यों उससे चिढ़ हो रही थी। एक बार जब मैं छोटा था तो अपने खिलौनों से खेल रहा था। जब वो मेरे खिलौने लेने के लिए जिद करने लगी, मैंने कहा कि खबरदार जो मेरे खिलौने तुमने छुए तो। लेकिन वह जोर जोर से रोने लगी और जिद करने लगी। मैंने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। मेरा थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो दूर जाकर गिरी थी। यह देखकर मेरी सौतेली माँ मुझे घूरने लगी और पापा ने मुझे बहुत जोर का थप्पड़ मार दिया। कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाने की। बस उसके बाद मुझे निशी से और भी नफरत होने लगी थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, मेरी नफरत भी उस पागल लड़की के लिए बढ़ती ही जा रही थी। फिर मैं 18 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई को बाय बाय किया और पापा से जिद करने लगा कि मुझे अमेरिका जाना है। वहाँ मेरा एक दोस्त अपने पापा के साथ जा रहा था। मैं भी उनके साथ चला गया। कोई डिग्री मेरे पास तो थी नहीं, इसीलिए एक होटल में जॉब कर ली। अब 10 साल बाद मेरे पापा ने अपने सगे बेटे के बजाय सब कुछ उस सौतेली बेटी को ही दे दिया था। निशी अभी भी मुझसे जिद कर रही थी और मुझे उस पर गुस्सा आया कि मैंने उसके मुंह पर एक खींचकर थप्पड़ मार दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह थप्पड़ मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। वो जोर जोर से चीखें मार कर रोने लगी। घर आकर भी उसका रोना कम नहीं हो रहा था। शाम हो चुकी थी। वकील किसी भी समय घर पहुंच सकता था। अब मुझे अपने किए पर गुस्सा आया कि क्यों इस मुसीबत को थप्पड़ मार दिया। फिर मैं निशी के पास गया। मैंने कहा, निशी देखो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लाकर दूंगा, अभी चुप हो जाओ। लेकिन वो किसी छोटे बच्चों की तरह रोए जा रही थी। भाई गंदा है, मुझे थप्पड़ मारा। वो रोते हुए कहने लगी, मैं पापा को बताऊंगी, उन्हें घर आने दो। उस पागल को ये तक नहीं पता था कि पापा मर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया था और 2-3 चॉकलेट उसे दी। वो चॉकलेट खाकर चुप हो गई थी। फिर मेरे कहने पर उसने चेहरे को धोकर अपने कपड़े बदल लिए थे। अगर वो चुप होती तो बहुत अच्छी लगती थी। कोई उसे देखकर पागल नहीं समझ सकता था, लेकिन वो थी तो पागल ही। वकील घर पहुंचा तो निशी से पूछने लगा कि पंकज का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। यह सुनकर निशी ने मुझे घूरते हुए देखा। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि कहीं वो ये ना बोल दे कि मैंने उसे थप्पड़ मारा है। वो कहने लगी कि पंकज भाई गंदा है, और यह सुनकर मेरी जान लबों पर आ गई थी। वो कहने लगी, मुझे टॉयज लेकर नहीं देता। वकील कहने लगा कि मैं तुम्हारे भाई को पैसे दूंगा तो तुम्हें ढेर सारे टॉयज खरीद कर देगा। यह कहकर एक चेक मुझे वकील ने दिया और कहने लगा कि तुम्हारे पापा ने जो दुकानें खरीदी थी उनका आधा किराया वो निशी के इलाज पर खर्च करते थे और आधा उसके फ्यूचर के लिए बैंक में जमा होता था। अब वह घर पर है और तुम उसकी देखभाल करोगे तो तुम रखो। निशी की शादी के बाद ये चेक भी उसके पति को ही मिलेगा। यह सुनकर मेरी जान और जल गई थी। मैंने वह चेक उससे ले लिया। 50,000 का चेक था। बिना कमाई मेरा महीना आराम से गुजर सकता था। अगले दिन मैंने निशी के लिए बहुत सारे खिलौने खरीदे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और मैं अपना दिमाग चला रहा था कि इस निशी नाम की आफत से कैसे पीछा छुड़ाऊं। मैं चाहता था कि निशी से पीछा भी छूट जाए और ज्यादा भी मुझे मिल जाए। फिर मैंने अपने एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त से इस बारे में बात की कि मुझे कोई बेवकूफ सा लड़का चाहिए जिससे मैं अपनी बहन की शादी करवा सकूं और फिर उसे सारी जायदाद को वापस मेरे नाम करवा सकूं। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त कहने लगा कि ऐसा लड़का मिलना तो बहुत मुश्किल है। किसी गरीब लड़के को भी तुम लालच देकर अगर निशी की शादी करवा दोगे और अगर वह जान जाएगा कि ये करोड़ों की मालकिन है तो वह तुम्हें घर से निकाल देगा। मेरे दोस्त की बात भी सही थी। फिर मेरा दोस्त कहने लगा कि पंकज, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू मेरी बात मान ले तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी और तुझे बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चलाने पड़ेंगे। बैठे बैठे सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम चली जाएगी। मैंने कहा कि अच्छा, ऐसा कौन सा आइडिया है? और फिर जो कुछ मेरे दोस्त ने मुझसे कहा मेरा खून खौलने के लिए काफी था। गुस्से के मारे मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुमने सोचा भी कैसे? निशी मेरी बहन लगती है और मैं बगैरत नहीं हूँ।
उसने अपना गिरेबान मेरे हाथों से छुड़ाया और कहने लगा कि वह तुम्हारी सगी बहन नहीं है, उसका बाप कोई और था और माँ भी कोई और। माँ बाप भी अलग थे। तुम दोनों का कोई भी सगा खून का रिश्ता नहीं है। तुम्हारी शादी उससे हो सकती है और यही एक तरीका है कि तुम सारी जायदाद के मालिक बन सकते हो। यह सुनकर मैं चुप हो गया था। मेरा दोस्त वहां से चला गया और मैं सोच में पड़ गया था। लेकिन मैं जब भी निशी से शादी के बारे में सोचता तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगता। मैं कैसे उससे शादी कर सकता था? मुमकिन ही नहीं था। लेकिन यह बात भी ठीक थी। मैं जिस इंसान से भी निशी की शादी करवाता वो करोड़ों की जायदाद देखकर मुझे मेरे ही घर से और मेरे ही पापा की जायदाद से बेदखल कर देता। मुझे लगा फिलहाल ये सब करने में कोई हर्ज भी नहीं है। मैंने दूसरे दिन अपने दोस्त से कहा कि तुम्हारी बात ठीक है। मैंने वकील से भी बात की। वो मेरे और निशी के रिश्ते के बारे में जानता था, इसीलिए कहने लगा कि लेकिन आपको वसीयत तो याद है ना? ना आप दूसरी शादी कर सकते हैं और ना ही निशी को छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। यह वो कांटा था जो मेरे लिए हलक में जाकर अटक सा गया था। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे बाप ने मेरे लिए कौन कौन से कांटे बिछा रखे थे। फिलहाल मुझे निशी से शादी करनी थी ताकि मुझे एक अच्छी खासी रकम मिलती और मैं अपना बिजनेस शुरू करता। एक बार मेरा कारोबार जम जाता तो फिर कोई समस्या नहीं थी। मैं निशी को छोड़ भी देता तो क्या फर्क पड़ता। मैंने निशी से शादी कर ली। पागल को तो शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो बस खिलौनों में ही मगन थी। शादी के बाद मैंने वकील से एक अच्छी खासी रकम की डिमांड की थी जो कि मुझे मिल गई थी और मैंने उन पैसों से एक फैक्ट्री डाली और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन असल समस्या तो निशी की थी। कोई भी नौकरानी मेरे घर दिन रात रुकने को तैयार ही नहीं थी। वे कहती क्या पागल लड़की है, एकदम आपे से बाहर हो जाती है और जो चीज उसके हाथ में होती है उसी से मारने लगती है। ये तो किसी दिन हमें मार ही डालेगी। मैं कंपनी में जाने से पहले नौकरानी से घर का काम करवाकर खाना बनवाता था और उसके जाने के बाद घर को बाहर से ताला लगाकर चला आता था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि निशी अंदर अकेली कैसे रहेगी। मुझे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि वो पागल है, खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। मैं जब रात को घर आता तो पूरा घर बिखरा हुआ होता था। निशी कुछ खाना खाती, बाकी सब फर्श पर गिरा हुआ मिलता और वो खिलौने से खेल रही होती थी। मुझे देखकर मेरे पास आ जाती और कहने लगती पंकज भाई वही चॉकलेट चाहिए। मैं जेब से एक चॉकलेट निकालकर उसे दे देता। घर की बिखरी हालत देखकर मुझे निशी पर गुस्सा आने लगा था। मैं अब उसे डांटने लगा था। मैं थका हारा घर पहुंचता था और घर का हाल देखकर मेरा जी चाहता था कि निशी का गला दबा दूं। एक बार तो हद हो गई थी जब किसी चीज के जलने की स्मेल मेरी नाक से टकराई और मुझे समझते देर नहीं लगी कि निशी ने कोई कपड़ा जलाया होगा। मैंने घर में इधर उधर देखा तो मेरी नजर किचन में खड़ी निशी पर गई। उसकी पहनी हुई कपड़े में आग लगी हुई थी। मैं दौड़कर उसके पास गया और आग को बुझाया और बाहर सोफे पर लाकर उसको बिठाया और एक जोरदार थप्पड़ निशी के गाल पर मारा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मेरी उंगली में पहनी अंगूठी उसके गाल पर लगी थी और उसके कान से खून बहने लगा था। कुछ पल के लिए तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी और फिर थोड़ी देर के बाद उसने रोना शुरू कर दिया था। मैं उससे बार बार सवाल कर रहा था कि तुमने गैस स्टोव क्यों जलाया, आग कैसे लगी। वो रोते हुए बताने लगी मुझे भूख लगी थी और सारा खाना गिर गया था। मैं खुद से खाना बनाने किचन में गई थी। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि निशी को घर में अकेला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उस दिन के बाद मैंने एक काम करना शुरू कर दिया था कि मैं बीच बीच में घर जाकर एक दो चक्कर लगा लिया करता था, लेकिन निशी को बंद करके जाना मेरी मजबूरी थी। एक रात मैं गहरी नींद में सो रहा था जब बादलों की जोरदार आवाज पर मेरी आंखें खुल गईं। बाहर बारिश की शोर से मुझे एहसास हुआ कि बाहर बहुत तेज ही बारिश हो रही है। उस समय मेरे कमरे का दरवाजा यूं हिलने लगा जैसे भूचाल आ गया हो। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो बाहर निशी डरी हुई खड़ी थी। उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वह मुझे देखते ही मेरे गले लग गई। मैं तो एकदम जम सा गया था। जबकि निशी के साथ मेरा रिश्ता बदल गया था तो उसकी हरकत पर मेरे दिल की धड़कन भी अजीब तरह से धड़क उठी थी। मैंने एक झटके से निशी को खुद से दूर कर दिया। मैंने गुस्से से निशी से कहा कि यह क्या हरकत थी। वह कहने लगी कि भाई मुझे डर लग रहा है।
मैंने कहा कि पीछे हटो और मुझे भाई मत कहा करो, सिर्फ पंकज कहकर बुलाया करो। निशी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे इतना डरा हुआ देखकर मैंने पूछा, क्यों डर लग रहा है? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने मुश्किल से उसे खुद से जुदा किया था। वो कहने लगी कि बारिश से डर लग रहा है। वह बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने उसे अपने बेड पर लिटा दिया। वह मेरा हाथ पकड़कर लेट गई। कुछ देर में वो सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत थी। मैं जितना चाहता उसकी तरफ ना देखूं, लेकिन मेरी नजरें उस पर जाकर टिक जाती थी। मैंने जब देखा कि वह गहरी नींद में सो गई है, तो मैंने अपना हाथ उसके हाथों से खींचा और सोफे पर जाकर लेट गया। उन्हीं दिनों मेरी फैक्ट्री में एक लड़की जॉब करने लगी थी, जो अच्छी खासी खूबसूरत थी। मुझे अच्छी लगने लगी थी। बहुत जल्दी ही हमने एक दूसरे से शादी करने का इरादा कर लिया। एक बार मैं उसे अपने घर ले गया। उसे देखकर निशी के माथे पर बल पड़ गया। वो कहने लगी कि ये मेरे घर क्यों आई है, इसे बाहर निकाल लो। यह सुनकर रिया मुझसे कहने लगी कि पंकज, तुमने क्यों एक पागल लड़की को घर में रखा हुआ है? मैंने कहा कि मेरी मजबूरी है, और फिर मैंने रिया से कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ उसे बता दिया। रिया कहने लगी कि जल्दी से जल्दी इससे अपना पीछा छुड़ाओ। मैं शादी के बाद इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ये सुनकर चुप हो गया था। मैं रिया को पसंद करने लगा था, इसीलिए मेरी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी मेरा काम जम जाए तो मैं निशी से पीछा छुड़ा लूं। फिर मुझे रिया ने एक मशवरा दिया कि मैं निशी को स्लो पॉइजन दिया करूं। इस पागल लड़की की जिंदगी में है ही क्या, इसका तो मर जाना ही अच्छा है। इस तरह से मेरी जिंदगी में मुश्किलें कम हो सकती थी, और स्लो पॉइजन से किसी को भी मुझ पर शक भी नहीं होगा। मुझे रिया का यह मशवरा अच्छा लगा। मैं ये जहर निशी के खाने में मिलाकर उसे देने लगा। कभी उसे वह पाउडर आइसक्रीम में डालकर देता, तो कभी खाने में मिलाकर दे देता। मैं भी यही चाहता था कि वह मर जाए। खैर, समय यूं ही गुजरने लगा। एक बार जब मैं घर में दाखिल हुआ, तो मुझे निशी की सिसकियों की आवाज आ रही थी, लेकिन मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने उसे पुकारा, लेकिन सामने नहीं आई। वो शायद अपने कमरे में थी, क्योंकि उसके रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। मैंने जब उसके कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ, तो मेरी जान ही निकल गई थी। वो कोने में डरी सहमी और उसके फटे हुए कपड़ों में बैठी हुई थी। मुझे देखकर शर्म आ गई थी। उसके कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। उसके कमरे का सामान बिखरा हुआ था। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उसकी हालत देखकर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि कोई उसकी इज्जत को तार तार कर गया था। वो मुझे देखकर डर रही थी। कहने लगी, जाओ यहाँ से, मुझे मत मारो, मैं पापा को बताऊंगी, तुमने मुझे बहुत मारा है। यह कहकर रोने लगी थी। पहली बार मुझे उसकी यह हालत देखकर दुख हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। पता नहीं क्यों उसकी हालत का जिम्मेदार मैं खुद को ठहराने लगा। मैंने उस पर बेड पर पड़ी चादर उठाकर डाल दी और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने कहा कि मेरे पीछे कोई आया था। निशी, कौन आया था, मुझे बताओ। वह बहुत डरी हुई थी। कभी ना में सिर हिलाती तो कभी हाँ में। मैंने कहा कि बताओ मुझे, मैं उसे बहुत मारूंगा। फिर वो दोबारा रोने लगी और कहने लगी, मेरे पापा को बुला दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने कहा कि बताओ कौन आया था, मैं पापा को घर लेकर आऊंगा। वो घर में अकेली होती थी। यह बात सारे मोहल्ले वाले जानते थे। यकीनन जो कोई भी था इसी मोहल्ले में रहता था। निशी कहने लगी कि पड़ोस के शर्मा अंकल, उसने मुझे बहुत मारा, ये देखो मेरे कपड़े। यह कहकर वह अपने फटे बाजू दिखाने लगी। उसका चेहरा, उसके बाजू सब जख्मी थे। पहली बार मुझे उस पर तरस आया था। मैंने प्यार से उसके बालों को सहलाया, उसके जख्मों पर दवा लगाई, निशी को अपने सीने से लगाया। शायद उसे इसी चीज की जरूरत थी। मेरी जरा सी मोहब्बत पर वो रोने लगी। कहने लगी, पंकज भाई, जब पापा थे तो मुझे कोई कुछ नहीं कहता था। मम्मी के मरने के बाद मुझे भी रोना नहीं आया था, क्योंकि पापा मेरे पास थे। लेकिन फिर पापा बीमार रहने लगे, इसीलिए मुझे डॉक्टर के घर छोड़ गए। पंकज भाई, डॉक्टर अच्छे नहीं होते, वो लोग भी मुझे मारते थे, जैसे उस शर्मा अंकल ने मुझे मारा। और डॉक्टर मेरे दोनों हाथ बांध देते थे, और फिर वो मेरे सीने से लगी रोए जा रही थी। यह सुनकर मेरा दिल ऐसा था कि जैसे धड़कना ही भूल गया था।
मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे बाप की बीमारी में निशी को कौन संभालता होगा, क्योंकि मेरे अमेरिका जाने के बाद अनन्या की माँ को कैंसर हो गया था और वो मर गई थी। फिर पापा ही निशी को संभालते थे। शायद अपनी बीमारी के वक्त निशी को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और वहाँ उसके साथ न जाने क्या क्या होता रहा था। मुझे याद आने लगा कि डॉक्टर बिल्कुल भी राजी नहीं था कि मैं निशी को अपने साथ लेकर आऊं, क्योंकि वो निशी के साथ जुल्म करता था। रात भर वो सोते हुए सिसकियां भरती रही, कभी नींद में चलने लगती तो कभी रोने लगती, कभी कहती मेरे पास मत आओ, मैं पापा को बता दूंगी, वो तुम्हें मारेंगे। पहली बार लगा कि जो कुछ भी मैं इस मासूम लड़की के साथ कर रहा हूँ वो भी एक बड़ा जुल्म है। मैं अपनी जिंदगी की खातिर उसे जान से मारने चला था। मुझे अब अपने पापा की वसीयत समझ आई थी, उन्होंने क्यों इतना पावन किया था। अचानक ही मुझे पापा का लिखा हुआ खत याद आया। मैंने उठकर अलमारी का दराज खोला और पापा की वसीयत पढ़ी। उसमें मेरे पापा ने मुझसे हाथ जोड़कर विनती की थी कि तुम निशी से शादी कर लेना, उसे सुरक्षा देना, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं है। कोई निशी की प्रॉपर्टी के लालच में उससे शादी तो कर लेगा, लेकिन उसे वो मोहब्बत और प्यार नहीं दे सकेगा जो तुम दोगे। निशी मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन उसे बेटी बनाकर मैंने पाला है। उसकी मरती हुई माँ से मैंने वादा किया था कि मैं निशी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब मैं बीमार था तो निशी की देखभाल की परेशानी होने लगी थी। मैं अकेला बीमार इंसान निशी की देखभाल नहीं कर सकता था और मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया था कि तुम वापस इंडिया आ जाओ, लेकिन तू मेरी बात को हर बार इग्नोर कर देता था कि तुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं मौत की दहलीज पर जाकर खड़ा हो गया था। निशी का इस भरी दुनिया में कोई नहीं है। मरने से पहले मैं जो वसीयत लिख रहा हूँ उसे सुनकर शायद तुम्हें दुख होगा, लेकिन मेरा खत पढ़कर तुम्हें मेरी वसीयत समझ में आ जाएगी। निशी को अपनाकर उसे सुरक्षा देना और जिंदगी भर उसका साथ निभाना। निशी में अभी बचपना है, वह अपनी उम्र के हिसाब से छोटे बच्चे वाली हरकतें करती है, लेकिन अगर तुम उसका बाहर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाओगे तो वो ठीक हो जाएगी। मैं खुद ही उसका इलाज करवाता, लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी। बेटा, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने मरते हुए बाप की बात मान लेना। मैंने वो खत वापस रख दिया। निशी अभी भी सो रही थी, मगर नींद में भी वो बुरी तरह से कांप रही थी। मैं अपने पापा को कसूरवार समझ रहा था। मेरे पापा मुझे बार बार इंडिया बुलाते थे, लेकिन छुट्टी ना मिलने की वजह से मैं नहीं आ पाया था। मुझे नहीं पता था कि निशी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा। पापा ने मजबूरी में निशी को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और यहाँ उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ था, और इस सब का कसूरवार मैं खुद को समझ रहा था। अगर मैं समय से घर आ जाता तो निशी के साथ ये सब कुछ नहीं होता। मैंने शर्मा अंकल को पुलिस के हवाले कर दिया। सुबह को जब मैं निशी को खाना खिलाने के लिए निवाला बनाकर उसे खिलाने लगा तो वो कहने लगी कि इसमें पाउडर नहीं डालोगे। उसकी बात ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। मैं निशी का फायदा उठाकर उससे छुपाकर वो स्लो पॉइजन उसके खाने में डाल देता था, बल्कि कभी कभी तो उसके सामने ही थोड़ा सा पाउडर उसके खाने की चीजों में डाल देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो पागल है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब उसने मुझसे ये कहा तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैंने ना में सिर हिला दिया। निशी कहने लगी कि तुम चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। वह ये बात कैसे जानती थी? वो कहने लगी, मैं सबको बुरी लगती हूँ, बस पापा को ही अच्छी लगती थी। मुझे पता है मैं वो पाउडर खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी दोस्त उस दिन तुमसे यही तो कह रही थी। वह मेरी और रिया की बात सुनकर समझ चुकी थी। वो ये जान चुकी थी कि मैं उसे खाने में जहर दे रहा हूँ, तो फिर वह क्यों जहर खा रही थी? उसकी मासूमियत पर मेरा दिल रोने लगा था। फिर वह कहने लगी कि आप मुझे जहर मत दो, अपनी दोस्त को अपनी दुल्हन बना लो, मुझे बस मेरे पापा के पास छोड़ दो, मुझे पापा के पास जाना है। मैंने निशी को कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे खाना खिला रहा था। दूसरे दिन मैंने रिया से कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैंने ये कहकर फोन बंद कर दिया। मुझे अब निशी का इलाज करवाना था। मैंने नोट किया था
कि वह प्यार से हर बात मान जाती थी। वह पहले से बहुत अच्छी हो गई थी, घर को भी साफ सुथरा रखने लगी थी, मेरे बहुत से छोटे मोटे काम भी कर देती थी। जहाँ दवा असर ना करे वहाँ प्यार असर कर जाता है। मेरी मोहब्बत का यह असर था कि निशी पहले से अच्छी होने लगी थी। मैंने अपना कारोबार अपने मैनेजर के हवाले किया और निशी को लेकर अमेरिका चला गया। वहाँ मैंने एक अच्छे डॉक्टर से निशी का चेकअप करवाया और निशी का इलाज चलने लगा। धीरे धीरे निशी ठीक होने लगी थी। उसको हमारे रिश्ते के बारे में भी समझ आने लगा था। मैंने उसे पापा के बारे में भी बता दिया था कि पापा इस दुनिया में नहीं है। पहले तो वो बहुत रोई थी, लेकिन जल्दी ही वो संभल गई थी। अब वो मुझे भाई नहीं पंकज कहकर बुलाया करती थी, क्योंकि उसे हमारे रिश्ते की समझ आ गई थी। पूरे 1 साल बाद जब मैं अमेरिका से घर वापस आया तो उस समय तक निशी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और इन 1 साल में भी निशी का ध्यान रखते रखते मैं भी उसकी मोहब्बत में पूरी तरह से डूब चुका था। निशी भी मेरे बिना एक पल भी नहीं रहती थी, हमेशा मेरे साथ लगी रहती और मुझसे कहती कि मुझे छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगी। मैंने निशी से वादा किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब मैं और निशी कमरे के अंदर दाखिल हुए तो कमरे में डेकोरेशन की गई थी और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ गई थी। मैंने अपने दोस्त को अपने आने की खबर दे दी थी और मैंने उसे समझा दिया था कि उसे क्या करना है। हमारी शादी को 1.5 साल होने वाले थे और अभी तक मैंने निशी को छुआ भी नहीं था। निशी पूरी तरह से ठीक हो गई थी और अब मैं निशी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। आज की रात हमारी सुहागरात थी। मेरे दोस्त ने सारी तैयारी कर रखी थी और जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए, गुलाब के फूलों की महकती खुशबू और सजे हुए कमरे ने निशी को चौंका दिया था। उसके चेहरे पर छाई शर्म की लाली, झुकी हुई पलकों ने मेरे दिल को बेकाबू कर दिया था। मैंने निशी का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया। मैंने कहा कि निशी, आज की रात हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। इससे पहले जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, आशा करता हूँ कि तुम मुझे माफ। निशी ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगी, आज हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, इसीलिए आज से कोई भी पुरानी बात नहीं होगी। मैं आपको बहुत पहले ही माफ कर चुकी हूँ और दिल से स्वीकार भी कर चुकी हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।